Good afternoon, everyone. Now, the last of the times we had three questions for the homework. Rather, you had to do it. कई लोगों ने क्लास में भी सॉल्व कर लिया था शायद, तो हम उसको डिस्कस होमवर्क या क्लास वर्क वॉट एवर यू से. 47 वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक 46 तक हम डिस्कस कर चुके थे. 46 हम डिस्कस कर चुके हैं. 47 ऑनवर्ड्स अब हमको पढ़ना है. 47 ऑनवर्ड्स हमको अब पढ़ना है. सो 47. I'm just reading question 47 and discussing it equally. Question 47. I have already requested those who are girls may only remain in this room. Those who are boys are requested to be in the virtual room. So if you right, so question number 47. 47. Hitesh and Ramesh are two brothers. Hitesh settled in Indonesia since 1999. Ramesh started living in India. So Hitesh, he settled in Indonesia, therefore he is a non-resident. And Ramesh, because he is living in India, he is a resident. तो ये अपना रेसिडेंशियल स्टेटस में कोई कंफ्यूजन नहीं है. हितेश इज अ नॉन रेसिडेंट, रमेश इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. नाउ व्हाट दे हैव सेड इज the income of Hitesh and Ramesh for the financial year 2021 is as under. So they have given the income for financial year 2021 and अभी अपने को उनका इनकम निकालनी है. यहाँ पर वो वैसा एग्जाम्पल नहीं है कि तीन केसेस में निकालना है एक ही इनकम को, ROR, RNOR और NR. इनफैक्ट अलग अलग दिया हुआ है यहाँ पर, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करना है. तो पहला दिया हुआ है दे हैव अ जॉइंट प्रॉपर्टी इन इंडिया. So since the asset is situated in India, the rent will accrue in India. So ये पक्की बात है कि ये रेंट अक्रूड इन इंडिया है. रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, दोनों केसेस में ये इंडिया में टैक्सेबल है. 3,50,000 का 60% हितेश का है, तो हमने 2,10,000 हितेश के हाथ में टैक्स कर लिया. और 3,50,000 का 40% रमेश का है, तो हमने 1,40,000 रमेश को टैक्स कर लिया. फिर सेकंड पॉइंट दिया है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ ₹20 lakhs. बोथ हैव इक्वल शेयर. द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन UK and the amount is received in UK. So asset is situated outside India. सोर्स रूल पर ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो रिसिट रूल पर ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. ना ही सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल है, ना ही रिसिट रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल है. एक ही रूल बचता है और वो है रेसिडेंस रूल. हमारे एग्जाम्पल में रमेश इज अ रेसिडेंट, तो रमेश के हाथ में ये टैक्सेबल है और हितेश के हाथ में टैक्सेबल नहीं है. थर्ड, सैलरी टू हितेश इन इंडोनेशिया ₹30 बिलियन. तो अभी हितेश जो कि नॉन रेसिडेंट है, हितेश जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसको सैलरी मिली है 30 बिलियन. तो एक तो रेसिडेंस रूल पे वो टैक्सेबल नहीं है. हितेश जो कि नॉन रेसिडेंट है, उसे सैलरी मिली है, वो रेसिडेंस रूल पे टैक्सेबल नहीं है. तो 100% पक्की बात है कि हितेश को अभी इंडिया में रेसिडेंस रूल पे तो टैक्स नहीं लगेगा. ये सैलरी रिसीव हुई है इंडोनेशिया में, तो सोर्स रूल पे भी ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. और ये सैलरी अक्रू हुई है इंडोनेशिया में, तो सोर्स रूल एंड रिसिट रूल दोनों पर ही ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है. हालांकि बाद में उसने कुछ पैसा इंडिया में रेमिट कर दिया और उसके ऊपर ब्याज कमाया है.
तो वो जो ब्याज इंडिया में कमाया है, दैट इनकम इज डेफिनेटली अक्रूड इन इंडिया. तो ओरिजिनल सैलरी इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया. अपना एसएससी नॉन रेसिडेंट है, उस पर कोई भी रूल नहीं लगा. और दूसरी चीज आती है कि जो सैलरी को इंडिया में जमा करके जो ब्याज कमाया, वो ब्याज की इनकम जो है वो इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में जमा करके ब्याज कमाया है. सो टू दैट एक्सटेंट द इनकम इज अक्रूड इन इंडिया. तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन द गिवन केस. सो सैलरी का ये होगा. अभी somebody में आस्क कि सर वो सैलरी का कन्वर्जन क्या होगा, 1 रुपया इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 50,000 रुपया करने की जरूरत क्या, और 3 बिलियन मतलब कितना होगा. मेहनत करने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के स्कोप में ही नहीं आ रहा है. क्योंकि वो इंडिया के स्कोप में नहीं आ रहा है, देयरफॉर उसको कन्वर्ट करके कोई मतलब नहीं है. इट इज जस्ट गिवन राइट नाउ, राइट. तो ये है. सो दैट इज पॉइंट नंबर 3. Right, I'll come to queries after I complete the question 47. Then I'll ask queries regarding question 47. यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम है, तो एक इशू ये आ सकता है कि साहब इंटरेस्ट कमाया पैसा बैंक में जमा करके, तो अभी बैंक ने उस पैसे का क्या किया, क्या उसे इंडिया में यूज किया या इंडिया के बाहर यूज किया. क्योंकि इफ द बैंक हैज यूज्ड दिस मनी इन इंडिया, देन ओनली द इनकम वुड अक्रू इन इंडिया. If the bank has used this money outside India, then the income would not accrue in India. तो सवाल ये आएगा कि बैंक ने इस पैसे का क्या किया. That is the question which is there. तो उसका जवाब अपन एक assumption के रूप में ले सकते हैं. If it is assumed that बैंक ने इस पैसे को इंडिया में यूज किया है, the income would be accrued in India. So we can take a suitable assumption like that कि बैंक ने इस पैसे को इंडिया में यूज किया है. ठीक है, वो अजम्पशन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर हो सकता है आपने लिया हो और उस हिसाब से सॉल्व किया हो. 4th, रमेश. अभी रमेश जो है ही इज अ रेसिडेंट, तो रमेश ने कुछ इनकम कमाई, खत्म बात. इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. हालांकि वो इंडिया में बिजनेस किया है, बाकी अपने को ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है. रमेश ने इनकम इंडिया में कमाई, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. फिर 5th पॉइंट आता है, both have a joint property which resulted in agricultural income of 7 lakhs. Both have the share 65-35. तो अभी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो एग्जाम्प्ट है, रमेश हो या हितेश हो, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो वो एग्जाम्प्ट है. रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सभी के केस में वो इंडिया में एग्जाम्प्ट है. सो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट विच कम्स आउट. और इसके साथ अपनी टोटल इनकम आ जाएगी रमेश एंड Hitesh ki. So I believe you must have done this question and got this answer. If you have any queries regarding question number 47, let us discuss it out. Question 47. पैसा यूज किया या नहीं वो पता नहीं, वो assumption लेंगे. हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने उस पैसे का क्या किया. तो बैंक ने अगर उसको इंडिया में यूज किया है तो हमारी इंटरेस्ट इनकम अक्रूड इन इंडिया है. सो वी आर टेकिंग एन अजम्पशन कि बैंक ने उसको इंडिया में यूज किया है. लास्ट पॉइंट बता दीजिए सर. एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जम्प्ट होती है, हमको पता है. तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है, एग्जम्प्ट है, दैट्स इट. नथिंग एल्स नीड्स टू बी सेड. Done with this question 47. 48 में सबसे पहले अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था. लाइट यागमी, अ सिटीजन ऑफ जापान, he came to India during the current previous year 2021 for 130 days. अभी करंट ईयर में ही इज इन इंडिया फॉर 130 डेज. एक तो देखो ये इसको 60 डेज वाले क्राइटेरिया से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. वो एग्जम्पशन तभी मिलता है व्हेन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. 60 डेज वाले क्राइटेरिया में एग्जम्पशन तभी है व्हेन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर जो अपना एसएससी है, बिकॉज ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको 60 डेज वाले क्लॉज से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. तो अब रेसिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. करंट ईयर में 182 डेज, वो तो नहीं है, ही इज फॉर 130 डेज इन इंडिया. करंट ईयर में 60 डेज, हाँ वो 60 डेज इंडिया में है, और पिछले 4 सालों में 365 डेज.
हाँ वो पिछले 4 सालों में 365 डेज इंडिया में है. So he is fulfilling the second criteria, that is 60 plus 365. 60 plus 365 का क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं और इसीलिए वो रेसिडेंट तो हैं, ये पक्की बात है. अब दूसरा सवाल आता है वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो उसमें पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन से कम इंडिया में है? तो उसका जवाब आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में वो 412 दिन इंडिया में थे और उसके पहले के सालों में वो 480 दिन इंडिया में थे पिछले 3 सालों में. तो पिछले 7 सालों का जो उनका स्टे है, इट इज टोटलिंग टू 892 days, which is more than 730 days. We can precisely say इस क्राइटेरिया के आधार पर वो RNOR नहीं है. इस क्राइटेरिया पे तो RNOR नहीं है, बट देर इज अनदर क्राइटेरिया. पिछले 10 सालों में से 9 साल वो नॉन रेसिडेंट हैं. तो हाँ, हमारे एग्जाम्पल में पिछले 10 सालों में से, क्योंकि वो 9 साल नॉन रेसिडेंट थे, बल्कि 10 के 10 साल नॉन रेसिडेंट थे, ऐसा लिखा है शायद क्वेश्चन में. सो क्योंकि पिछले 10 सालों में वो नॉन रेसिडेंट थे, सो ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन दी करंट ईयर बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. किसी भी एक क्राइटेरिया पे अगर आप RNOR हो गए तो RNOR हो गए. 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट थे, तो करंट ईयर में रेसिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो. तो ये अपना बेसिक क्वेश्चन हो गया. अब इसके बाद वी हैव जस्ट सम इंफॉर्मेशन जिसके हिसाब से अपने को निकालना है. रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट फॉर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट फॉर स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. पर जब हम स्लैब रेट कैलकुलेट करेंगे, यहां तो हालांकि एज 22 है, पर हो सकता है कहीं पर एज अबो 60 हो. तो जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज अ रेसिडेंट. ठीक है, अगले चैप्टर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो वो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है. इस चैप्टर में मैंने ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नहीं लिए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कशन इस लेवल पे खत्म करना था, टैक्स रेट पे जाके खत्म करना था. अगले चैप्टर में जब एग्रीकल्चर इनकम भी आप पढ़ लोगे, एग्जम्प्ट इनकम भी पढ़ लोगे, तब कॉम्प्रिहेंसिवली सारी बातों को ध्यान रखकर हम टैक्स कैलकुलेशन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं. तो इस चैप्टर में अभी ये एकमात्र क्वेश्चन है जहां पर टैक्स कैलकुलेशन है. और ये याद रखना, फिर कह रहा हूं, ही इज अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. वी सेड resident not ordinary resident is as good as a non resident, right, for scope of income tax. पर जो रेट ऑफ इनकम टैक्स वाला चैप्टर है, जहां पे अपन ने टैक्स रेट निकाले, वहां पर तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज अ रेसिडेंट. ही इज अ रेसिडेंट. और अगर एज 60 साल से ज्यादा होती है तो रेसिडेंट सीनियर हो जाएगा. वो सीनियर रेसिडेंट के केस में 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन हो जाएगा. उसको रिबेट भी मिलेगा क्योंकि वो रेसिडेंट है. तो रेसिडेंट है वैसे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वैसे तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट है. पर मैं कह रहा हूं स्कोप ऑफ इनकम टैक्स में ही इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट. है वो रेसिडेंट, बट ही इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट एक्सेप्ट वन इनकम. ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कह दिया. क्वेश्चन करोगे क्लियरिटी आएगी, जब अगले चैप्टर के क्वेश्चन करोगे तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी. तो अभी अपन देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान. सो इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया एंड द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया. इनकम फ्रॉम सैलरी इन जापान 40 lakhs एंड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया 12 lakhs. तो जो सर्विसेज रेंडर्ड इन जापान वाला 40 lakhs है, वो तो अक्रूड इन इंडिया नहीं है, बट दी सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया है 12 लाख, वो अक्रूड इन इंडिया है. तो ये 12 लाख रुपए इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. फिर इनकम फ्रॉम हाउस रेंट कंप्यूटेड, फिर वही कल वाली बात, कंप्यूटेड लिखा है, अपने को ज्यादा मेहनत नहीं है, रेडीमेड फिगर दिया है. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन फिजी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल इन इंडिया. तो 9 लाख रुपीज
रिसिट रूल पर टैक्सेबल इन इंडिया है। फिर इनकम फ्रॉम लॉटरी इन साउथ अफ्रीका रिसीव्ड इन मॉरिशस, तो ये रिसीव्ड इन इंडिया भी नहीं है, अक्रूड इन इंडिया भी नहीं है। लॉटरीज अक्रूड इन मॉरिशस, रिसीव और इन साउथ अफ्रीका, रिसीव्ड इन मॉरिशस। इंडिया को इससे क्या लेना देना? इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। रेसिडेंस रूल इस पे लगता ही नहीं है, ही इज एज गुड एज अ नॉन रेसिडेंट। इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम अ मोरक्को बेस्ड कंपनी, dividend from Indian company is accrued in India, but this is a company based in Morocco, so therefore it is not accrued in India. Source rule पे ये इंडिया में taxable नहीं है, but and received in Mauritius, तो receipt rule पर भी ये इंडिया में taxable नहीं है। तो ना तो received in India है ना accrued in India है, it is not taxable in India। फिर उसके बाद आता है income from business in उज़्बेकिस्तान कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, रिसीव्ड इन उज़्बेकिस्तान, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, अक्रूड आउटसाइड इंडिया है, इनकम आउटसाइड इंडिया है। तो इनकम आउटसाइड इंडिया है, सोर्स रूल पे टैक्सेबल नहीं है, रिसिट रूल पे टैक्सेबल नहीं है, एक ही रूल बचा, रेसिडेंस रूल। इनकम आउटसाइड इंडिया हम कंट्रोल देखेंगे या कनेक्शन? हम देखेंगे कंट्रोल, बिकॉज इट इज इनकम आउटसाइड इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल इन इंडिया ऑन रेसिडेंस रूल, इट इज टैक्सेबल ऑन रेसिडेंस रूल। तो रेसिडेंस रूल पे पक्का ये इंडिया में टैक्सेबल है, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। फिर इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम बीएसई इंडिया, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से कमाया, इंडियन शेयर्स में ही कमाया ऑब्वियसली, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड इज अक्रूड इन इंडिया, सोर्स रूल पे ये इंडिया में टैक्सेबल है। तो 4,40,000 टैक्सेबल इन इंडिया सोर्स रूल पे। याद रखना पिछले चैप्टर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड का रेट ऑफ टैक्स कितना होता है? 15%, तो यह स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है। तो अब अपनी टैक्सेबल इनकम आ गई 34,90,000, टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो भी आप बोलो वो आ गई 34,90,000, उसमें से 30,40,000 और 50,000 आई थिंक, 30,50,000 is taxable at normal rate and 4,40,000 is taxable at special rate 15%। तो उस हिसाब से ये टैक्स आ गया। मेरे को लगता है लॉटरी इनकम भी है कुछ, लॉटरी इनकम इंडिया के स्कोप में आई नहीं ना, जीरो है वो, लॉटरी इनकम जीरो है, तो अभी इंडिया के स्कोप में आई नहीं। तो 30,50,000 is taxable at normal rate and 4,40,000 is taxable at special rate। ऐसे टैक्स निकला है, मेरे को नहीं पता आपने किया तो आपका आ गया था क्या टैक्स, इस तरीके से आ जाना चाहिए था। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 48। एनीबडी हैविंग अ क्वेरी ऑन क्वेश्चन 48? प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अपन करते हैं बात, अपन करते हैं। मैं आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा थर्ड चैप्टर में मैं आ जाता हूँ। कल अपनी बात हुई थी हालांकि बैच के बाद, और मैंने कहा था कि आप मेरे से पूछ लेना, बट आई गेव अ थॉट, मैंने सोचा थर्ड चैप्टर एक बार अपन कर लें, उसके बाद बात करेंगे। ब्रॉडली अपना प्रेजेंटेशन ऐसा ही रहेगा जैसा अपन क्लास में कर रहे हैं, ब्रॉडली। देन देयर आर सर्टन फाइन पॉइंट्स, मैं अलग से प्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो मैं करूँगा उसको। फिर लास्ट पॉइंट सर बता दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, ये इंडियन शेयर से संबंधित है, बिकॉज द कैपिटल असेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल गेन इज अक्रूड इन इंडिया, तो ये टैक्सेबल हो गया इंडिया में। और फिर ये भी सवाल, ये भी इशू है कि कैपिटल गेन टैक्सेबल तो हो गया इंडिया में, पर वो किस रेट पे टैक्सेबल हुआ। तो शॉर्ट टर्म एसटीटी का रेट हमको पता है, शॉर्ट टर्म एसटीटी का रेट आता है 15%, तो इट इज टैक्सेबल एट 15%। इसी प्रकार से टैक्स भी ऐसे ही निकला, 34,90,000 की जो टोटल इनकम है उसमें 30,50,000 पे नॉर्मल रेट से टैक्स निकला। पिछले चैप्टर में 93 क्वेश्चंस किए आपने उस पे,
तो अभी नॉर्मल रेट क्या होते हैं, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और फिर 30%, और 4,40,000 पे 15% की रेट से टैक्स निकला। फिर जो टैक्स आया उसमें 4% सेस ऐड कर दिया। 4% सेस ऐड करेंगे ना, वो नहीं भूलना है, वो क्वेश्चन में थोड़ी लिखा आएगा कि 4% सेस ऐड कर लेना बेटा याद रख के, ऐसा नहीं लिख के देंगे, वो अपने को ही करना है वो, तो याद रख के कर लेना। तो दैट इज इट, ठीक है। चलो अभी ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 48 डन। बीएसई में दूसरे देशों की कंपनी भी रजिस्टर होती है, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो अपन मान लो ये इंडियन कंपनी है, वैसे मेरे नॉलेज में, मेरा नॉलेज कम ही है शेयर मार्केट के बारे में, तो मेरे नॉलेज में यू डोंट रजिस्टर फॉरेन कंपनीज इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, बट एनीवेज इफ यू आर सेइंग यू मे बी बेटर अवेयर, तो हो सकता है ऐसा होता हो, तो आप मान लो कि ये इंडियन कंपनीज हैं। चलो अभी 43 क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 43। For the assessment year 2021, for the assessment year 2021, Harshit is employed in India and receives 6 lakhs as salary. So this is one thing which is very clear कि हर्षित की जो सैलरी इनकम है वो तो अक्रूड इन इंडिया है, वो कोई भी हो, ROR हो या NOR हो या NR हो, किसी भी केस में ये जो सैलरी इनकम है दैट वुड बी अक्रूड इन इंडिया। तो तीनों केसेस में अपन ने टैक्स किया है। अब उसके बाद बाकी इनकम आती है, जैसे डिविडेंड इनकम है, तो ये लंदन में रिसीव हुआ और फॉरेन कंपनी से रिसीव हुआ, तो क्योंकि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है, इट इज नॉट टैक्सेबल ऑन सोर्स रूल, राइट, डिविडेंड इज नॉट अक्रूड इन इंडिया। दूसरी चीज आती है, क्या ये डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया है, वो भी नहीं है, इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। तो ना तो रिसिट रूल पे टैक्सेबल है, ना सोर्स रूल पे टैक्सेबल है, तो एक ही रूल बचता है और वो है रेसिडेंस रूल। रेसिडेंस रूल लगता है ROR पे, डिविडेंड ROR हो गया। उसके बाद सेकेंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लंडन फ्रॉम अ बिजनेस सिचुएटेड इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ROR को टैक्सेबल होगा और NOR को टैक्सेबल होगा, तो दोनों को टैक्स कर दिया। ROR एंड NOR दोनों केस में इसको टैक्स कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेमिटेंस फ्रॉम लंदन ऑन January 15 आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 14-15। एक तो सबसे पहले मैं ये कह देता हूं कि ये 14-15 का प्रॉफिट था। इनकम टैक्स का रूल होता है एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। तो अगर ये 14-15 का प्रॉफिट है तो हम इसे 20-21 की इनकम में तो कभी ऐड कर ही नहीं सकते, पहले चैप्टर का प्रिंसिपल है। अगर ये 14-15 का प्रॉफिट है तो इसे केवल 14-15 की इनकम में टैक्स किया जा सकता है, इसे 20-21 की इनकम में टैक्स नहीं किया जा सकता है। तो ये बात एकदम 100% पक्की हो जाती है कि इट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन द प्रॉफिट ऑफ 2021। अभी बाकी रेमिटेंस वाली कहानी और है, वो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी, दैट वी आर कंसर्न्ड विद फर्स्ट रिसिट, रेमिटेंस इज नॉट रिसिट। तो फर्स्ट रिसिट तो लंदन में थी, ठीक है, इंडिया में थी नहीं। रेमिटेंस से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ हुआ, उसको ध्यान ही मत दो। वैसे वो बात अपनी जगह है, बाकी सेकंड अपना जो गोल्डन प्रिंसिपल वो है एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। तो ये रेमिटेंस वाली इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। उसके बाद इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, इफ द इंटरेस्ट इज अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। तीनों केस में ROR, NOR एंड NR, तीनों केस में रिसीव्ड इन इंडिया वाले रूल पर आ जाओ, रिसिट रूल पर ये तीनों केस में टैक्सेबल इन इंडिया मान लो, ठीक है। अभी इसमें ये क्वेश्चन हो जाता है, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट दिस टोटल इनकम विथ ऑल दिस डेटा।
If you have any query on question number 43, let us address it, else we will move forward. Question 43. सर जो फॉरेन आईपीएल प्लेयर्स हैं, नहीं 43 की क्वेरी बेटा, आईपीएल का नहीं है ये प्लेयर जो हर्षित है अपना, तो इसको इग्नोर करो। अपन कभी भी क्वेरी जो भी है, अगर वो किसी सिचुएशन स्पेसिफिक पूछेंगे तो उसका आंसर बहुत ही अलग होगा। जैसे आप कह रहे हो आईपीएल प्लेयर्स का क्या होता है, फिर कभी आप कह सकते हो किसी और के बारे में, फैक्चुअल मत जाओ, अप्लाई द रूल्स टू द क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाओगे, हो सकता है उस पर कोई सीबीडीटी का अलग से सर्कुलर हो। अपने को अभी नर्सरी में है अपन इनकम टैक्स की, और नर्सरी जैसा ही पढ़ना है, एबीसीडी पढ़ना है। अभी ज़्यादा टेक्निकल और फैक्चुअल अपन नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलना है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा इंश्योरेंस क्लेम का क्या होगा, इस क्वेश्चन 43 में इंश्योरेंस क्लेम नहीं है बेटा, इग्नोर दैट। अभी 43 वाली क्वेरी कर रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम शब्द मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम का। किसी दिन मैं पढ़ के आऊँगा क्लास में, आपको पक्का बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्लेम का क्या होता है, आज मुझे भी नहीं पता है। सर रेमिटेंस में इनकम, हाँ रेमिटेंस वाला क्वेश्चन जो है, रेमिटेंस के केस में बिकॉज इनकम रिलेट्स टू फाइनेंशियल ईयर 14-15, because the income relates to financial year 14-15, it can not be taxed in financial year 2021. Every year is a different unit of taxation. क्योंकि ये इनकम फाइनेंशियल ईयर 14-15 से संबंधित है, इसलिए अगर इसे इनकम में ऐड किया जा सकता है तो 14-15 की इनकम में ही ऐड किया जा सकता है। हमारे सामने जो असेसमेंट ईयर है वो तो असेसमेंट ईयर 21-22 है, प्रीवियस ईयर 20-21 है, तो इस इनकम को किसी भी सरकमस्टेंस में 21-22 की इनकम में ऐड नहीं किया जा सकता है। तो मेरा आंसर वही खत्म हो जाता है, बिकॉज इट इज इनकम ऑफ 14-15, इट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर और द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर दैट मैटर। सेकेंड पॉइंट बता दीजिए सर। मैंने बताया, फिर बता देता हूं, आप पूछ रहे हो तो। अगर कोई फॉरेन फर्म है, उससे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, और क्योंकि वो बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, तो वो किसको टैक्सेबल होगा? मेरा बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको देखना चाहिए पेज नंबर 15 ऑफ द नोट्स, उसके चार्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। एज पर पेज नंबर 15 ऑफ द नोट्स, द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड। इनकम आउटसाइड इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया किसको टैक्सेबल होता है, वो आंसर वहां पे दिया है। बस वही दो कॉलम में मैंने लिखा है, ROR एंड RNOR, दैट्स इट। सर अगर 14-15 में छूट गया है तो क्या 19-20 की इनकम में जोड़ सकते हैं? नहीं बेटा, आप शायद फर्स्ट चैप्टर में उस क्लास आपने अटेंड नहीं की, ठीक है, आप सबकॉन्शियसली कहीं और हो गए जब हुआ। मैंने क्लियरली बताया, एवरी ईयर इज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टैक्सेशन। अगर ये इनकम 14-15 की है तो उसे 20-21 की इनकम में नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल क्लियर बात है, आई थिंक नोबडी हैज अ डाउट ऑन दिस। तो ये बात हो जाती है। चलो अभी ये हो गया अपना क्वेश्चन 43, वी आर थ्रू विद इट। अब वंस वी आर डन विद क्वेश्चन 43, वी शुड गेट बैक टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। 6 कर लिया था आई थिंक, 6 तो कर लिया था ना, 7 ऑनवर्ड्स करना है। क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स हमको करना चाहिए। 7th और 8th आज अपन क्लास में कर लेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क देते रहूंगा। तो 7th और 8th आप कर लो। 7th तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, और फिर 8th कर लेना। 7th एंड 8th सॉल्व इट आउट। 7th एंड 8th आंसर आपके सामने ऑब्वियसली। सेवंथ फटाफट डिस्कस कर लेते, फिर 8th पर आएंगे अपन, तब थोड़ा सा मैं समय ज्यादा दे दूंगा, उसमें बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। 7th तो बहुत फटाफट से आप सॉल्व कर लो। देखो ये क्वेश्चन का रेलेवेंस ये है कि यहां पर दिन गिनना है। शी हैज कम टू इंडिया ऑन 3rd February 2021
एंड 3 फरवरी से 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, ये गिनना है। तो देखो मैंने यहाँ एक ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, वो है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, उसमें से 1 और 2 फरवरी को इंडिया में नहीं थी, वो 3 को तो आ गई। जिस दिन वो इंडिया में आई उस दिन इंडिया में गिनना है। तो 28 माइनस 2, फरवरी में वो 26 दिन इंडिया में थी और मार्च में वो 31 दिन इंडिया में थी। उनका स्टे जो है 57 डेज है, एंड बिकॉज इट इज लेस देन 60 डेज शी इज अ नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट। आगे हमको ये नहीं देखना है कि पिछले 7 सालों में क्या था, पिछले 4 सालों में क्या था, वो इररेलेवेंट है। द मोमेंट यू से हर स्टे इज लेस देन 60 डेज शी इज अ नॉन रेसिडेंट, खत्म। अब क्वेश्चन 8 सॉल्व करो। क्वेश्चन 8, इसके लिए मैं आपको 7 मिनट देता हूं। इतने सारे केसेस में आपको दिन गिनना है, तो गिनो जरा। 7 मिनट टाइमर लगा देता हूं और अच्छे से जरा डेज काउंट करो। थोड़ा सा आंसर आपके सामने है, तो डेज जो भी आप काउंट कर लोगे उसको थोड़ा थोड़ा मैच भी करते जाना।
हाँ, ईयर कंसीडर करना है क्या? बिल्कुल ईयर वाइज निकालें आप, देखो इट इज डन ईयर वाइज, डेफिनेटली वी हैव टू कंसीडर दी ईयर। कर लो, बहुत अच्छी बात है। जिनका हो गया वो 8th 9th 10th 11th तक कर लो, अभी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इट फॉर द होमवर्क। नहीं आ रहा, दिन गिनना है अपने को कैलकुलेटर पे। जैसे 6 जुलाई से 10 सितंबर तक कितने दिन होते हैं? 66 हो गए। फिर 3 जनवरी से 23 मार्च तक कितने दिन होते हैं? और फिर इन दोनों का ऐड करके, दोनों को ऐड करोगे जब, तो 147 डेज आएगा। आपने जिस दिन गए और जिस दिन आए दोनों को ऐड करना है, 7 आएगा ना, 2 दिन का डिफरेंस हो गया। सब दिन गिनो ना, अभी एक मैथमेटिक्स मतलब महीने में कितने दिन होते हैं वैसे चलना पड़ेगा आपको। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, मई में, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन कि अभी ऐसे इतने सारे दिन निकालने के आएंगे क्या? इतने सारे तो नहीं आते, पर हाँ थोड़ा बहुत आता है, 1-2 डेट्स दे देंगे वो। लाइक द 7th क्वेश्चन, जिसमें 1-2 डेट्स होंगी, इतना देंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। मैं आपसे करा रहा हूं मेहनत, बाकी इतना आता नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कब से कब तक आएगा? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कौन कब से कब तक करता है? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में कौन सी डेट सही? तो करंट ईयर के अगेंस्ट पिछले 4 साल। करंट ईयर क्या है? करंट ईयर, व्हाट इज द करंट ईयर? 20-21 ना, अपने को तो 20-21 का निकालना। 20-21 में ये 2 डेट्स आएंगी, ये 2 डेट्स 20-21 में कौन है, तो इनका टोटल कर लो। दिस टोटल कम्स टू 147। करंट ईयर ही वाज फॉर 140 डेज। क्या ये 182 डेज से ज्यादा है? नहीं, इस क्राइटेरिया में तो क्या 60 डेज से ज्यादा है? अब पिछले 4 साल देख लो, 4 का टोटल मारो, वो वाली चीज तो लिख के दे दी, सिंपल है। नहीं, RNOR के लिए ना, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट वाली, उसके लिए लिखा है। RNOR के लिए ना 8 साल वाली बात। कंडीशन लॉ को याद रखो मन में और अप्लाई करो, जैसे मैंने कहा ना, देखो ये देखो कि करंट ईयर में ही वाज फॉर 147 डेज, ये हो गया। अब लॉ याद करो, व्हाट इज द लॉ? 182 डेज और मोर है तो रेसिडेंट, 60 डेज, तो ये 60 से तो ज्यादा है। अब ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। अब लॉ को याद करो, आगे क्या है? पिछले 4 साल देख लो, 4 साल देख लो, उसका टोटल मैंने निकाला है, आप भी निकाल लेना, 64, वो हो गया, तो रेसिडेंट हो गया। हाँ, तो नॉन रेसिडेंट लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि रेसिडेंट है। अब गो टू RNOR और ROR, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, 1-2 डेट्स वाला। 7 साल में 730 दिन, 10 साल में क्योंकि पिछले 4 साल में ही आ रहा है, तो एक साथ भी निकाल लो तो चलेगा, क्योंकि पिछले 4 साल में ही आ रहा है। अगर ऐसा होता कि 4 के बियॉन्ड कुछ आ रहा है, कुछ 4 के, तो अलग अलग निकालना, अलग अलग। The final answer you can see, assessee is RNOR. That is the final answer. You can take 2 more minutes. I'll just try to discuss it out. You have got it? Take 2 more minutes. I'll just give you 2 more minutes. Solve it out. करंट ईयर में 60 दिन और पिछले 4 साल में 30 दिन, करंट
करंट ईयर में उसका स्टे कितना है? 66-67 नहीं, करंट ईयर में उसका स्टे इन दोनों का टोटल है। करंट ईयर कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर 20-21। 20-21 कब से चालू होता है? 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। उस बीच में जो भी डेट्स है उसका टोटल है। करंट ईयर का व्हाट इज हिज स्टे? 130 डेज। पिछले 4 सालों में व्हाट इज हिज स्टे? इज अ रेसिडेंट। ये तो पक्की बात हो गई। अब पिछले 7 सालों में इसका स्टे कितना? 730 से ज़्यादा, 412 प्लस 480, 730 से ज़्यादा। इस क्राइटेरिया पे वो आर एन ओ आर नहीं होगा। आर एन ओ आर नहीं होगा, बट देयर इज वन मोर क्राइटेरिया फॉर आर एन ओ आर। पिछले 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट, तो वो आर एन ओ आर है। 9 साल अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो आर एन ओ आर है। हियर वो 10 में से 10 साल नॉन रेसिडेंट, आर एन ओ आर ऑन दिस क्राइटेरिया फुलफिल हो गई तो आर एन ओ आर। मैंने वहाँ आपको बोला था लिख लो 1/4। 1/4 मीन्स चारों में से एक भी फुलफिल हो गई तो आर एन ओ आर। पार्टली इन इंडिया है तो पार्टली कहाँ होगा? पार्टली आउटसाइड है तो बचा हुआ पार्टली रेसिडेंट सिर्फ रेसिडेंट। सर एक दिन का डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि आप जिस दिन गए और जिस दिन आए दोनों को काउंट नहीं कर रहे हो। कभी हो सकता है कि आप जिस दिन गए उसको इग्नोर कर देते हो, कभी जिस दिन आए उसको इग्नोर कर देते हो। अक्सर ये होता है कि जिस दिन गए उसको इग्नोर कर रहे हो आप। से अगर इफ ही लेफ्ट ऑन 3rd ऑफ मार्च, सो हम लोग क्या करते हैं कि अभी थर्ड या इफ ही केम ऑन 3rd ऑफ मार्च, तो हम लोग 3rd मार्च को इग्नोर करके कर देते हैं। हम लोग कर रहे 31 दिन में से 3 दिन माइनस कर रहे, जबकि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि 31 में से 2 ही माइनस करना है, बिकॉज 3rd को वो इंडिया आ चुका है। ऐसा करके वो इशू है। एक दिन का अंतर जो आ रहा है वो शायद इसलिए आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ मैं अभी। लेट अस डिस्कस इट नाउ, लेट अस डिस्कस दिस आउट। अभी देखो इस क्वेश्चन में किया क्या है, मैं बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में प्रिसाइजली व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई द लॉ व्हाट वी नो। हमको तो जो पता है हम तो वही अप्लाई करते हैं, तो हमें जो लॉ पता है हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और कोई अपने को दिमाग नहीं लगाना है। रेसिडेंट होने की 2 कंडीशन है, दोनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट हो जाएगा, हमको पता है। रेसिडेंट में दोनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट है। अब करंट ईयर में उसका स्टे देखना है अपने को। मार्क माय वर्ड्स, करंट ईयर में स्टे देखना है। करंट ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 20-21। 20-21 में वो इंडिया 2 बार आया है, 6 जुलाई 20 से 10 सितंबर 20 और 3 जनवरी 21 से 23 मार्च 21। ये दोनों बार वो इंडिया आया है करंट ईयर में, तो इनका टोटल किया अपन ने। करंट ईयर में 2 बार हैं, दोनों का टोटल किया है विच इज 147 डेज। एक बार वो इंडिया आया था 6 जुलाई से 10 सितंबर। अभी आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए एक भी दिन का। और देखो मैंने ऐसा कैलकुलेट किया है, मैंने कहा भी था आपको कि आप ऐसा कैलकुलेट करना कि 6 जुलाई से 31 जुलाई, तो इसमें आप कर देना 31 माइनस 5, क्योंकि 6 जुलाई को वो इंडिया में था, तो जुलाई के दिन हो गए, अगस्त के दिन हो गए, और 10 सितंबर को वो इंडिया से गया तो 10 सितंबर को भी इंक्लूड कर देना, तो आपका 67 डेज हो गया। ये हो गया उसका स्टे, एक स्टे। फिर दूसरी बार वो इंडिया आया, उसका भी टोटल मारना है, और ये दोनों मिला के करंट ईयर का स्टे हो जाता है,
विच इन आवर एग्जाम्पल कम्स टू 147 डेज। क्योंकि वो इंडिया में इसका स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा नहीं है, तो इस क्राइटेरिया पे तो वो रेसिडेंट नहीं हुआ। बट इंडिया में उसका स्टे 60 डेज या उससे ज़्यादा है, तो हमको पिछले 4 साल देखने पड़ेंगे। पिछले 4 साल हैं 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 20। 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 20, ये पिछले 4 साल हैं। इस 4 सालों में वो 3 बार इंडिया आया है। 6 नवंबर 17 से 10 जून 18, 12 दिसंबर 18 से 7 मई 19, 9 सितंबर 19 से 17 दिसंबर 19। तो ये तीनों का टोटल कर लो, तीनों स्टेज का डेज निकालो, टोटल कर लो, विच इज इन माई एग्जाम्पल कमिंग 464 डेज। एक आध दिन का अंतर हो तो ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि बॉर्डर लाइन नहीं है। बॉर्डर लाइन केस होता तो अपन ज्यादा चिंता करते कि मान लो एग्जैक्टली 365 डेज आया, तो फिर वहां पर चिंता होती कि 1-2 दिन से फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो हिज स्टे इज 60 डेज और मोर इन द करंट ईयर, एंड हिज स्टे इज 365 days or more in the previous 4 years. You can see it. यह है करंट ईयर का स्टे और यह है पिछले 4 साल का स्टे। क्योंकि करंट ईयर में वो 60 दिन या उससे ज्यादा रहा है, एंड पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा है। सो ही इज अ रेसिडेंट, फॉर श्योर ही इज अ रेसिडेंट, 100% पक्का। अब पिछले 7 साल का स्टे देखना है अपने को, तो 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 16 तक का भी स्टे निकाल लो। 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 16 तक का उसका स्टे है 263 दिन। ठीक है, मेरा 263 दिन आ रहा है, हो सकता है आपका 1-2 दिन आगे पीछे हो, मेरे को नहीं पता। मेरे हिसाब से तो मैंने प्रिसाइज निकाला है, फिर भी हो सकता है आपका 1 दिन का अंतर हो। इग्नोर दैट अभी, क्योंकि बॉर्डर लाइन केस नहीं है। तो 263 डेज है। पिछले 7 साल का उसका स्टे 727 है, which is less than 730 days, and therefore he is a resident but not ordinary resident. So this is the answer we have written. He is a resident but not ordinary resident. पिछले 7 साल में क्योंकि उसका स्टे 730 दिन से कम है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कई लोगों का, बहुत बड़ा क्वेश्चन कि सर करंट ईयर को आपने काउंट नहीं किया। पिछले 7 सालों में करंट ईयर को काउंट करेंगे या करंट ईयर को छोड़ के पिछले 7 देखेंगे? करंट ईयर को छोड़कर पिछले 7 साल देखेंगे। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, पर देखो जब लॉ को पढ़ते हैं और जब लॉ को अप्लाई करने का समय आता है तब बहुत अलग हो जाती है बात। अप्लाई करते तो अगेन वी हैव टू रीथिंक, क्योंकि एक एक शब्द से फर्क पड़ता है। तो करंट ईयर को इग्नोर करके पिछले 4 साल देखने, करंट ईयर को इग्नोर करके पिछले 7 साल देखने हैं। तो ये एक छोटी सी बात है। यस, दैट्स इट। सो अभी ये हो गया क्वेश्चन 8। ऐसे ही क्वेश्चन 9 कर लेना, क्वेश्चन 10 कर लेना और 11 कर लेना, कल कर लेना। अपन नया चैप्टर चालू करेंगे आज। टाइम है अपना 2:30 तक। 9 कर लिया आपने? आंसर बता दूं, ऐसा कह रहे हो? आंसर ये है 9 का नहीं है। 9 मेरे पास भी नहीं, अभी मैं भी सॉल्व करके लाऊंगा। तो 9 कल अपन कर लेंगे, मैं भी करके ले आऊंगा, आप भी कर लेना। 9th and 10th। 11th का आंसर है मेरे पास, ये 11th है। 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं। हाँ जी। ROR RNOR आ गया ये। हाँ, 8th क्वेश्चन। कैसा भी कर लो, जो आपको अच्छा लगे। प्रिंसिपली आपका करंट ईयर का स्टे अलग आना चाहिए, पिछले 4 साल का अलग आना चाहिए, 4 का चाहिए ना, और पिछले 7 का अलग आना चाहिए। ये आपको चाहिए, इस हिसाब से कैसे भी कर लेना आप। ये जितने भी आंसर्स हैं इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं दे दूंगा बाद में। एक बार 3rd चैप्टर और कर ले, फिर अपन यहां तक का सारा कर लेंगे। अब लेट अस स्टार्ट
with the new chapter 3 of our income tax, chapter 3. We know चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी के लिए 6 कंडीशंस हैं. देयर शुड बी अ पर्सन शुड अर्न इनकम, इनकम शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर shall be taxable in assessment year, income shall be taxable at specified rates. ये 5 हुई. और छठी और आखिरी कंडीशन है इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट, इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कई सारी ऐसी इनकम हैं जो एग्जम्प्ट है. सरकार ने टैक्स का लॉ इसलिए भी बनाया है क्योंकि सरकार कुछ रिफॉर्म्स करना चाहती थी. गवर्नमेंट वांटेड टू डू सर्टन रिफॉर्म्स. सो क्योंकि सरकार रिफॉर्म्स करना चाहती थी इसीलिए सरकार ने टैक्स का लॉ बनाया. उन्होंने कहा हम सबसे टैक्स लेंगे पर जो लोग अच्छा काम करेंगे उनसे टैक्स नहीं लेंगे. दैट इज इट. इस चैप्टर में सेक्शन 10 से 13B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आते हैं. ये इनकम टैक्स एक्ट का भी चैप्टर 3 है. एक्ट के अंतर्गत भी जो चैप्टर नंबर्स दिए उसमें चैप्टर 3 है. इस चैप्टर में 80 से 90 इनकम बताई हैं जो एग्जम्प्ट है. ज्यादा नहीं है, बस केवल 80-90 इनकम को ही सरकार ने एग्जम्प्ट किया है. इतना सही है. याद कितने करने बताता हूं. अभी देखो एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर में है सेक्शन 10AA 11 to 13, 13A और 13B. ब्रॉडली ये सेक्शंस है. 10AA 11 to 13, 13A 13B. अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सेक्शन 10 जो सेक्शन है उसमें 70-80 इनकम दी गई हैं जो एग्जम्प्ट है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2B, ऐसे करते करते बहुत सारे सबसेक्शंस हैं. 70-80 इनकम हैं जो एग्जम्प्ट है. सबसे बड़ा यही सेगमेंट है. अल्टीमेटली हर क्लॉज में एक ही बात है कि अगर ऐसा हो गया तो इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी. यही अपने को पढ़ना है. सेक्शन 10AA डील करता है विथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ. आपको पता है SEZ, सुना है नाम SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना. कंसेप्ट है, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा बाद में कभी. हो सकता है समवेयर इन CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स or school you must have heard of this concept of SEZ. I'll discuss it myself. खास तौर पे इनकम टैक्स एंगल से मैं आपको SEZ का कंसेप्ट बताऊंगा कि इनकम टैक्स में इसका टैक्सेशन क्या है. 11 to 13, सेक्शन 11 to 13, इसमें आता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट. हमारी बैच के शुरू में किसी ने मेरे से पूछा था कि सर मंदिरों पे और स्कूल पे, कॉलेज पे, हॉस्पिटल्स पे, इन सब पे इनकम टैक्स लगता है क्या? जो NGO होते हैं, जो मंदिर होते हैं, जो उन सब पे टैक्स लगता है क्या? मेरा तब कहना था हाँ ये सब पर्सन्स हैं और पर्सन्स पे इनकम टैक्स लगता है. बट एग्जम्प्ट इनकम के चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे NGOs एग्जम्प्ट होते हैं. कई सारे चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर एग्जम्प्ट. तो मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, कॉलेज है, सब एग्जम्प्ट होते हैं. हॉस्पिटल्स है, इनको टैक्स नहीं लगता है. ऑफ कोर्स देयर आर अ सेट ऑफ कंडीशंस. कंडीशंस फुलफिल करोगे तो ही एग्जम्पशन मिलता है.
तो अपन 11 to 13 सेक्शन पढ़ेंगे, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर टैक्स नहीं लगेगा। 13A में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो बीजेपी, कांग्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन पे टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा है। और उससे ही संबंधित एक सेक्शन है इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट। इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट इलेक्शन से संबंधित कुछ होता ही है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुल मिलाकर सेक्शंस अपने को पढ़ने हैं। सेक्शन 10, 10AA, 13, 11 to 13, 13A, 13B। ठीक बात है, अपने सामने लिखिए बात। अब ये जो 80-90 एग्जम्पशंस है, इन 80-90 एग्जम्पशंस को मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूं। ऐसे बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं जो चैप्टर स्पेसिफिक है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रोविडेंट फंड का एग्जम्पशन मिलता है, उनको हाउस रेंट अलावेंस का एग्जम्पशन मिलता है, उनको एंटरटेनमेंट अलावेंस का एग्जम्पशन मिलता है। ऐसे कई सारे एग्जम्पशंस हैं जो सैलरी इनकम से संबंधित है। तो जब मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके साथ वो एग्जम्पशन पढ़ा दूंगा। कई सारे एग्जम्पशन कैपिटल गेन से संबंधित है, तो जब मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा तब वो एग्जम्पशंस पढ़ा दूंगा। कई सारे एग्जम्पशंस चैप्टर स्पेसिफिक है, उनको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उनको चैप्टर्स के साथ पढ़ाऊंगा। अब यहां पर मॉड्यूल में जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, यू विल फाइंड अ मिसमैच। आप बोलोगे सर HRA वाला एग्जम्पशन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैं कहूंगा हाँ नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, सैलरी हेड में पढ़ाऊंगा, मेरा टाइमिंग वो है। आप बोलोगे सर 1037 वाला एग्जम्पशन तो पढ़ाया ही नहीं आपने। मैं कहूंगा नहीं पढ़ाया मैंने, उसको कैपिटल गेन में पढ़ाऊंगा। लाइकवाइज ऐसे कई सारे एग्जम्पशंस आएंगे जो मैं चैप्टर स्पेसिफिक है, उनको उस रेलेवेंट चैप्टर के साथ पढ़ाऊंगा। सो डोंट पैनिक एनी टाइम कि ये एग्जम्पशन हमने नहीं पढ़ा। SEZ वाला एग्जम्पशन है सेक्शन 10AA। यू विल से ये नहीं पढ़ाया सर आपने। मैं कहूंगा इसको चैप्टर 6 से डिडक्शन के साथ पढ़ाऊंगा सब कुछ। बस वो टाइमिंग का अंतर है कि मैं किसी और चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मॉड्यूल में हो सकता है कि किसी और चैप्टर में दिया है। मेरे हिसाब से उसका करेक्ट प्लेसमेंट कहीं और था, इसलिए मैं उस चैप्टर के साथ उसको पढ़ाऊंगा। तो कुछ एग्जम्पशंस जो चैप्टर स्पेसिफिक है वो तो गए। उसके अलावा कुछ एग्जम्पशंस CA फाइनल से संबंधित है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, CA इंटर में पढ़ने ही नहीं अपने को, खत्म। और अब उसके बाद बच गए अदर एग्जम्पशंस। अदर एग्जम्पशंस को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। टाइम वाइज बता रहा हूं मैं कि टाइम जो अपने को लगेगा डिस्कशन में, उस हिसाब से। एक है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम वाला एग्जम्पशन पढ़ने में करीब करीब अपने को 1.5 घंटा लगेगा। आपको वैसे तो बचपन से पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा 1.5 घंटे तक, पता नहीं क्या पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा क्या पढ़ाऊंगा। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, वो लंबे चौड़ा एक डिस्कशन है। उसके बाद आएगा चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसको पढ़ने में करीब करीब अपने को 1.5 घंटा लगेगा। बड़ी बात है, NGOs पे टैक्स नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, कैसे नहीं लगता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड। उसके अलावा कुछ सन्ड्री एग्जम्पशंस में पढ़ाऊंगा। छोटे छोटे से एग्जम्पशन है, फटाफट से खत्म हो जाएंगे, इसमें भी 1.5 घंटा लगेगा। तो अपन सबसे पहले ये सन्ड्री एग्जम्पशंस पढ़ लेंगे 1.5 घंटे में। इसमें 15-20 एग्जम्पशंस हो जाएंगे, तो अपने को अच्छा लगेगा कि चलो इतने सारे एग्जम्पशंस पढ़ लिए। फिर 2 ही एग्जम्पशन बचेंगे। एग्रीकल्चर इनकम का इसको पढ़ लेंगे 1.5 घंटे में, तो अपने को अच्छा लगेगा कि चलो ये वाला भी एग्जम्पशन हो गया। एग्रीकल्चर इनकम का फाइनली एक चैप्टर खत्म हो गया, जो कि पूरी तरह से अपन कंक्लूड कर लेंगे, तो बड़ी बात हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम का डिस्कशन हो जाएगा, तो 1.5 घंटा उसमें लगेगा। और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, करीब करीब 18-20 क्वेश्चंस है, वो अपन सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद आखिरी में 1.5 घंटा और लगाएंगे और चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एग्जम्पशन पढ़ लेंगे और उस पर गिनती के 2-4 क्वेश्चंस कर लेंगे, तो अपना पूरा चैप्टर अभी
हो जाएगा, तो बड़ा एमिकेबली ये अपना हो जाएगा. जस्ट टू स्टार्ट विद द सन्ड्री एग्जम्पशंस, ताकि आपको एक आइडिया लगे. एक एग्जम्पशन मैं आज पढ़ा देता हूं, सो दैट समय बहुत है अपने पास. तो एक एग्जम्पशन मैं पढ़ा देता हूं, दैट इज द सन्ड्री एग्जम्पशन में से सेक्शन 10(10)(b)(c). फटाफट पढ़ो, फटाफट फटाफट. When you will get this exemption, and if you will get this exemption, what will happen? फटाफट, इतनी देर में खत्म हो जाता. आप अगर कंसंट्रेट करते खत्म हो जाता. हमेशा अपने को दो ही बातें याद रखनी है, when and what. when and what, कब ये प्रोविजन लगेगा, और ये प्रोविजन लगेगा तो क्या होगा, what will happen. what will happen का आंसर पता है अपने को इस चैप्टर में. अगर ये प्रोविजन लग गया तो क्या होगा, इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी. यही तो चैप्टर है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो गई तो क्या होगा, इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी. पर अब कंडीशंस क्या है उस पर ध्यान दो. कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन इज देयर इज अ डिजास्टर, अ नेचुरल और अ मैन मेड डिजास्टर. इस डिजास्टर में असेसी को कंपनसेशन मिला. कंपनसेशन, ठीक है. देयर इज अ डिजास्टर, और इस डिजास्टर में असेसी को कंपनसेशन मिला. कंपनसेशन किससे मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से. इनसे कंपनसेशन मिला. यहां पर बात हो रही है कोई भी तरह के डिजास्टर की. कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, बादल फट गए, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी किसी भी तरह की हो गई, साइक्लोन आ गया, कैटरीना आ गया, हुड़, ठीक है, ऐसे वो अलग अलग जो आजकल नाम देते हैं वो, दीज आर ऑल राइट टिपिकल टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स दे हैव नेम. तो अभी ये जो भी तरह का डिजास्टर आया, सुनामी आ गया, नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. तो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या कोई से केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, समथिंग लाइक दैट. तो अभी नेचुरल डिजास्टर और अ मैन मेड डिजास्टर, किसी भी प्रकार का डिजास्टर हुआ. वो डिजास्टर हुआ अभी जैसे थोड़े दिन पहले, महीने 2 महीने पहले केदारनाथ में, वहां पे बाढ़ आ गई. अब वो हुआ, वहां पे कुछ लोग मर गए, उन्हीं के परिवार वालों को, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग डिसेबल्ड हो गए, किसी भी तरह की सिचुएशन आई. उनके परिवार वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10-10 लाख रुपए से कंपनसेशन दिया, या स्टेट गवर्नमेंट ने 15-15 लाख का कंपनसेशन दिया, या लोकल अथॉरिटी ने कुछ कंपनसेशन दिया. ये जो कंपनसेशन मिला, क्या इस पे इनकम टैक्स लगेगा? एक तो वो व्यक्ति मर गया, ऊपर से मुआवजा सरकार ने कम दिया, और उसमें इनकम टैक्स वाले आ गए, ठीक है. वो घर वाले सब मातम में बैठे और इनकम टैक्स वाले आ गए. उन्होंने बोला हमारा हिस्सा बनता है 30%. तो अच्छा नहीं लगेगा ना उस समय टैक्स मांगना. तो सरकार ने कहा भाई ठीक है, ऐसा करो कि ये कंपनसेशन जो भी है ये एग्जम्प्ट है. अगर कोई भी डिजास्टर होता है, उस डिजास्टर में कोई कंपनसेशन मिलता है, तो ये जो कंपनसेशन है ये एग्जम्प्ट है. हालांकि ये एग्जम्प्ट तभी है जब कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने दिया है. अगर ये कंपनसेशन इन तीनों में से किसी ने दिया है, तभी ये कंपनसेशन एग्जम्प्ट है. अदरवाइज ये कंपनसेशन टैक्सेबल है. राइट. सो अभी एनजीओ वगैरह भी कुछ दे देते हैं ना कंपनसेशन. कहीं डिजास्टर हुआ केदारनाथ में और किसी संस्था ने वहां पर डोनेशन दे दिया, तो वो एग्जम्प्ट नहीं है. एग्जम्पशन तभी है व्हेन द कंपनसेशन इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. सो बी प्रिसाइज विद द कंडीशंस. अगर ऐसा होता है तो कंपनसेशन एग्जम्प्ट है. बस ऐसे ही अपने को पढ़ना है, फटाफट पढ़ लेंगे कल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.